किताब स्टोरीज। किताबों से दोस्ती। ये है इंद्रपुरा गांव में रहने वाली एक लड़की दिव्या की कहानी, जिसे पढ़ने का बड़ा शौक था। पढ़ाई के साथ साथ उसे किताबों से बात करना भी पसंद था। अपना बहुत सा समय वो किताबों के साथ बिताती। एक दिन दिव्या अपनी किताबों के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी कि उसकी सहेली रानी वहाँ आती है और उससे कहती है, किताबों के सामने ये क्या बकबक करती रहती हो? वो कौन सा तुम्हारी बातें सुनती है? अरे रानी, ये बात हर किसी के समझ की नहीं होती। ये उन्हें ही समझ में आती है जो किताबों से प्रेम करते हैं। तुम्हें पता है, इनसे दोस्ती करने वाला कभी भी अकेला नहीं रहता। ये मनुष्य को ज्ञान का अनमोल खजाना देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। इसीलिए दोस्ती करना है तो किताबों से करो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा भी मन हो रहा है इनसे बातें करने का और दोस्ती करने का। काश कि हमारे गांव में भी आगे पढ़ने के लिए स्कूल होता, कितना मजा आता ना। वो दिन भी आएगा जब मैं अपने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल बनवाऊंगी और उस स्कूल में पुस्तकालय भी होगा जिसमें हर तरह की ज्ञान की बातें सिखाने वाली किताबें होंगी। दिव्या सबको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करती थी और ना जाने कितने सपने वो अपनी आंखों में लेकर बैठी थी कि एक दिन वो अपने गांव की स्थिति बदल देगी और अपने गांव की लड़कियों के आगे पढ़ने के लिए एक स्कूल बनवाएगी, क्योंकि गांव में सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही स्कूल उपलब्ध था। आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव वाले अपने लड़कों को तो शहर भेज दिया करते थे, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई आगे नहीं हो पाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हैं। दिव्या के पिता की सोच बाकी गांव वालों से अलग थी। वो भी दिव्या के सपने पूरे करने में उसकी मदद करना चाहते थे। एक दिन दिव्या अकेली बैठी अपनी किताबों से बात कर रही होती है कि तभी उसके पिताजी कहते हैं, दिव्या बेटी, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं करूँगा अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में उसकी मदद। क्या सच में बापू, आप मेरी मदद करेंगे? लेकिन कैसे बापू? अभी तो जमींदार को कर्जा भी लौटाना है। कैसे करेंगे हम ये सब? अरे बिटिया, तुम्हें अपने दिमाग को इतना उलझाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो जमीन है उसी पर बनेगा स्कूल। अब तुम तैयारी करो आगे पढ़ने की। मैं तुम्हें पढ़ाने शहर लेकर जाऊंगा। बापू, आप बहुत अच्छे हैं। काश कि सबके बापू ऐसे ही होते। सोहन अपनी बेटी से बात कर ही रहा था कि इतने में जमींदार उसके घर आता है और सोहन को जल्दी कर्जा अदा करने की चेतावनी देते हुए कहता है, लगता है कर्जा लेने के बाद तुम भूल गए हो मुझे। तुम्हें पता है ना, मेरा कर्जा समय पर वापस ना लौटाने की सजा क्या होती है? और हाँ, जब तुम्हारे कर्जे का ब्याज बढ़ गया है, जिसकी वजह से तुम्हें अब 2 गुनी रकम देनी है, वो भी 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह? इतने कम समय में मैं इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाऊंगा? मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। तुम्हें समय चाहिए तो ले लो, मगर याद रखना उसका ब्याज भी बढ़ेगा। फिर कहाँ से और कैसे करोगे सारे रुपयों का बंदोबस्त? हैं? जमींदार अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल गांव में गरीबी के कारण गांव वाले कर्जे में डूबते जा रहे थे। जमींदार उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए इतना ब्याज चढ़ा दिया करता कि गांव वाले उसका कर्जा नहीं दे पाते, जिस वजह से जमींदार उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया करता। दिव्या के पिता सोहन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। अब क्योंकि ये जमीन सोहन के लिए अपनी बेटी के सपने पूरे करने की एक उम्मीद थी, तो वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह ये जमीन उसके हाथ से निकल जाए। सोहन अपने कर्जे के बारे में सोचते हुए अपने दोस्त सुंदर सिंह के पास जाता है और उससे कहता है, सुंदर भाई, मेरी मदद करो। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, मैं क्या करूं? क्या हुआ सोहन भाई, आज इतने परेशान क्यों हो? क्या जमींदार के कर्जे के कारण इतने परेशान हो? गांव वाले बता रहे थे उसकी नजर अब तुम्हारी जमीन पर है। अब तो हर रोज वो मुझे परेशान करने लगा है। मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कहां से लाऊं इतने सारे रुपए? क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो क्या? गांव से शहर में बसने वाले सेठ लोग गांव की लड़कियों को शहर में अपने घर पर काम करने के लिए बुला लिया करते थे
और कुछ एडवांस भी लड़के के गांव भिजवा दिया करते थे, जिससे उनकी मुश्किल में सुधार आ जाता था। सुंदर सिंह भी सोहन को सुझाव देते हुए अपनी बेटी को शहर में सेठानी के पास भेजने की सलाह देता है और कहता है कि वहाँ बिटिया की पढ़ाई भी हो सकती है। सोहन घर आकर अपनी पत्नी को बताता है। सुनीता, तुम क्या कहती हो? क्या हमें अपनी बेटी को शहर भेजना चाहिए? जैसा आपको ठीक लगे जी। वैसे भी आप दिव्या को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर लेकर जाना ही चाहते थे। हो सकता है सेठानी जी हमारी बेटी की लगन देखकर उसकी पढ़ाई करवाने में कोई मदद कर दें और इसी तरह उसका सपना भी पूरा हो जाए। ठीक है। सोहन अपनी स्थिति को देखते हुए दिव्या की मर्जी से उसे सेठानी के पास भेज देता है। वहाँ का माहौल उसके लिए बहुत अजीब सा था। सब कुछ बदला हुआ। अब तो उसके बापू को एडवांस रकम भी मिल चुकी थी, जिस वजह से वो वापस जाने का सोच भी नहीं सकती थी। सेठानी जी जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वो दिव्या पर बहुत जुल्म करती थी। उनकी असलियत समझकर दिव्या को अपने आप पर बहुत तरस आता है और वो अपने आप से बातें करते हुए कहती है, ये मैं कहाँ फंस गई? क्या सोचा था और क्या हो गया? बेचारे मेरे बापू को लगता होगा कि सेठानी पढ़ाई करने में मेरी सहायता करेंगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। अरे ओ लड़की, कहाँ है? कामचोर, इधर आ। सारा दिन पता नहीं कहाँ रहती है। अरे जो मेरे बेटे का कमरा साफ करने को कहा था वो हुआ या नहीं अभी तक? आज मेरा बेटा सरकारी वकील बनकर घर आ रहा है। अच्छे से सफाई कर उसके कमरे की। जी कर रही हूँ। दिव्या जाकर सेठानी के बेटे राजीव के कमरे की सफाई करने लगती है, जहाँ उसे कुछ किताबें मिलती हैं, और वो वहीं उन किताबों को पढ़ने बैठ जाती है कि तभी थोड़ी देर में वहाँ सेठानी का बेटा राजीव आ जाता है। अपने कमरे में दिव्या को ऐसे देखकर उससे कहता है, तुम दिव्या हो ना, जो गांव से आई है? माँ ने बताया था मुझे। हाँ जी, मैं ही हूँ। क्या तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ, शौक तो बहुत है कि मैं अपने गांव में स्कूल खोलूं और सबको बताऊं कि शिक्षा क्या है। लेकिन अब क्या? आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है? पता है, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि गांव की लड़कियां पढ़ाई में इतनी रुचि ले रही हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम आगे जरूर पढ़ोगी। धन्यवाद साहब। क्या ये किताबें कुछ दिन के लिए मैं अपने पास रख सकती हूँ? इन्हें पढ़कर आपको वापस दे दूंगी। इसमें बहुत सारी कानूनी जानकारी है। वापस करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास और भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। दिव्या रोज समय निकालकर उन किताबों को पढ़ती। उन किताबों में मौलिक अधिकार और कई तरह की कानूनी जानकारी थी, जिससे दिव्या को अपने गांव के जमींदार द्वारा मासूम और गरीब लोगों पर किए जा रहे जुल्म की सजा दिलवाने का विचार आता है। और वो उन किताबों से कहती है, मेरी दोस्त, मेरी साथी एक तुम ही तो हो जो यहाँ मेरी बातें सुन सकती हो, मुझे समझ सकती हो, मेरी सच्ची दोस्त हो। आज मुझे अपने अधिकार भी पता चल गए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब जमींदार के जुल्म हम नहीं सहेंगे। राजीव साहब बहुत अच्छे हैं और वो तो खुद वकील हैं। हो सकता है इसमें वो मेरी कुछ मदद कर सके। दिव्या राजीव के पास जाकर उनसे कहती है, साहब, इन किताबों को पढ़कर तो मुझे बहुत सारी जानकारी पता चली है। आपको पता है, हमारे गांव में जमींदार हमारे द्वारा किए गए कर्जे का इतना ब्याज चढ़ा देता है कि गांव वाले उसे चुका नहीं पाते और फिर वो चालाकी से उनकी जमीन हड़प लेता है। ये तो जुल्म है गांव वालों पर। लेकिन क्या करें, बेचारे भोले और मासूम गांव वाले शिक्षा की कमी होने की वजह से उन्हें ये पता ही नहीं है कि जमींदार को इस गलती की सख्त सजा मिल सकती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं ये सब अपने गांव वालों को नहीं सहने दूंगी और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करूंगी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं दिव्या, मैं जरूर मदद करूंगा। एक वकील होने के नाते जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राजीव की मदद से दिव्या अपनी पढ़ाई शुरू करती है, जिससे राजीव की माँ को
पहले तो दिव्या के पढ़ने पर आपत्ति होती है, लेकिन राजीव के समझाने पर वो कुछ नहीं बोल पाती। कुछ दिन में दिव्या की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। चाचा जी, अब आपकी बेटी स्कूल में भी पढ़ा सकती है। बस कुछ दिन में ही उसकी परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। क्या सच में? हे भगवान, मेरी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बापू, एक बात और है, अब हम जमींदार को अपने गांव वालों पर कर रहे जुल्म की भी सजा दिलवाएंगे। हमें न्याय चाहिए। हमें गांव वालों की आंखें खोलनी होगी और उन्हें अपने अधिकार समझाना होगा। उसके बाद ही वो हमारे साथ मिलकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दिव्या अपने गांव पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है और गांव वालों को बताती है कि उनके अधिकार क्या हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर जमींदार को सजा दिलवाते हैं और गांव वाले जमींदार के जुल्म से आजाद हो जाते हैं। पड़ोस के कुछ लोग उसके पास आकर उससे कहते हैं, दिव्या, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन ये सब कुछ तुमने किया कैसे? तुम तो शहर नौकरी करने गई थी और वहाँ से इतनी काबिल और बहादुर बनकर आई हो। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। और तुम्हें पता है, सेठानी जी तो बहुत काम करवाया करती थी, लेकिन राजीव साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और किताबें भी मुझे उन्होंने ही दी, जिन्हें पढ़कर आज मुझे अपने अधिकारों का ज्ञान मिला है। मैं तुम्हें कहती थी ना, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो देख लो, किताबों से दोस्ती का नतीजा। सच में दिव्या, तुमने तो कर दिखाया। तुम्हें पता है रानी, मैं जब भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी, तब मैं अपनी किताबों से बात करती थी। उनसे अपने दिल की हर बात कहकर मैं अपना मन हल्का कर लेती थी। मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ मेरी किताबें ही मेरा सहारा बनी। मुझे इन किताबों से अपना आत्मविश्वास मिला है, जिससे मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने में खुद को सक्षम महसूस करती हूँ। कुछ दिन में दिव्या की परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो जाता है, जिसमें वो बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो जाती है। जिसके बाद राजीव उससे मिलने आता है और उससे कहता है, अरे वाह दिव्या, तुमने तो कमाल कर दिखाया। पूरे शहर में सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई हो तुम। तुमने अपने माता पिता और इस गांव का नाम रोशन कर दिया है। हम सबको तुम पर गर्व है। तुम्हारी मेहनत, लगन और किताबों से दोस्ती ने तुम्हारे जीवन को ही बदल दिया। हाँ बेटी, राजीव साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बेटी ने कर दिखाया है। अब बस हमें स्कूल बनवाना है। उसकी भी चिंता आप मत कीजिए। सरकार द्वारा गांव में स्कूल खोलने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी मदद से हम अपने गांव में स्कूल खोलेंगे। राजीव की मदद से दिव्या के गांव में लड़कियों के लिए स्कूल भी खुल जाता है, जिसमें तरह तरह की ज्ञान की किताबों का एक छोटा सा पुस्तकालय भी होता है। एक दिन राजीव और दिव्या अपने स्कूल के बच्चों से बात करते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको किताबों के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आपको पता है किताबें हमें क्या देती हैं? मैं बताती हूँ। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, शिक्षा देती हैं, हमें संस्कार देती हैं। किताबों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करके हम संस्कारवान बनते हैं, शिक्षित होते हैं और इस जीवन में किसी योग्य एवं समर्थ बन पाते हैं। किताबें हमारी सबसे अच्छी गुरु और मार्गदर्शक होती हैं। मैं चाहती हूँ मेरे स्कूल के हर बच्चे की किताबों से दोस्ती हो जाए और वो अपने जीवन में सफल हों। तो बच्चों, जैसा कि दिव्या मैडम ने आपको समझाया, आपको इसी तरह अपने जीवन में किताबों से दोस्ती करनी है। और अब से रोज आप एक किताब पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारे स्कूल में प्रतियोगिता रखी जाएगी और उसमें आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे और जीतने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार भी मिलेगा। तो इस तरह दिव्या अपना सपना पूरा करती है और अपने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल बनवाती है और उन्हें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त होती है और जीवन में सही और गलत का अंतर समझ आता है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किताबों का ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी हमें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है।
हमसे जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाकर हमारा फायदा उठा सकता है। दिव्या की किताबों से दोस्ती और उनमें रुचि रखने की वजह से उसने किताबों से इतना कुछ सीखा जितना उसके जीवन को बदलने के लिए काफी था। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।